नमस्कार साथियों, जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है ये वीडियो आरपीएससी के इंटरव्यू से रिलेटेड है। और क्योंकि कल से एससीएफ के इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं और उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। इस वीडियो में उन सामान्य बातों का उल्लेख किया गया है जिनको बोर्ड मेंबर्स निश्चित ही पूछते हैं। तो ये वीडियो कल जो एससीएफ के इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं 30 मार्च से जो 26 अप्रैल तक चलेंगे, उन सब के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं भी महसूस करेंगे कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं संजय कुमार बांबू और ये वीडियो जो है एससीएफ इंटरव्यू के रिगार्डिंग बनाया गया। हालांकि आरपीएससी के सभी इंटरव्यू के लिए काम करेगा क्योंकि सामान्य बातें बताई गई है और निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये ऐसा मेरा मानना। ठीक है, तो पहला जो अगर मैं टॉपिक ले रहे हूँ कि भाई आरपीएससी में किसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछ सकते हैं। तो बोर्ड मेंबर्स यदि आपकी स्ट्रेंथनेस और वीकनेस पूछे तो हमें पहले से इन चीज़ों के प्रति प्रिपेयर रहना है। ये सामान्य बातें हैं, इनको आपको वहाँ नहीं सोचना है, ये आपके पहले से प्रिपेयर रहनी चाहिए। तो आपकी खूबियाँ क्या क्या हैं? अब देखो, हर इंसान की अलग अलग खूबियाँ होती है, लेकिन कुछ मैं 5-6 पॉइंट ऐसे लाया हूँ कि जिससे आप अपनी खूबियों को रिलेट कर सकते हैं और अपनी कमियों को रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको बोर्ड मेंबर सीधा पूछे कि आप अपनी 5 खूबियां बताइए ताकि हम आपका एससीएफ में चयन कर सकें, ये भी हो सकता है। बोर्ड मेंबर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ऐसी 2-3 कमियों को ले कीजिए, तो आप सोचेंगे कि ऐसी कोई कमी नहीं बतानी है जो बोर्ड मेंबर आपके सिलेक्शन पे प्रश्न चिन्ह लगा है। ठीक है, तो पहले खूबियों से रिलेटेड देखेंगे आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, फिर कमियों से रिलेटेड देखेंगे। ये 1 घंटे भर का वीडियो रहेगा और इसमें कवर करने वो योग्य सारी बातें जो है वो कवर की जाएगी। ठीक है, अब देखो, खूबियों और कमियों में अगर आप पहली खूबी बताना चाहते हो अपने, जैसे ये तो मैंने मेरे हिसाब से लिखी है, आप 5-6 पॉइंट लिखे, आप उनमें से 2-3 अपने जैसे पहले से आप तैयार कर रखे होंगे आपने, क्योंकि इंटरव्यू नजदीक है तो पहले से तैयार कर रखी होगी। नहीं भी कर रखी होगी तो ये मैंने मेरे हिसाब से लिखी है, आप अपने हिसाब से इसमें 3-4 बातें या और कुछ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या आप पर डिपेंड करता है। कि जैसे फर्स्ट नंबर यदि आपकी स्ट्रेंथ पूछे तो आप कहोगे कि मेरी जो डिसीजन मेकिंग है वो मैं थोड़ा सा, जो निर्णय लेने की क्षमता है वो सर मैं क्विक भी रहता हूं और सही भी साबित होता हूं। आप ऐसे अपने 1-2 एग्जांपल रखें कि आपने उस समय क्विक डिसीजन लिया और आप उसमें सही साबित हुए। ठीक है, तो ये आपको आपका लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जांपल भी आपके पास रहना चाहिए कि बोर्ड मेंबर पूछ ले, अच्छा आपके निर्णय लेने की क्षमता क्विक भी है, तो कोई उदाहरण बताएंगे, तो आप इसमें आप पहले से प्रिपेयर रहें। तो आप अपने जीवन घटनाओं से जुड़ी हुई कोई भी, जैसे मेरे से जुड़ी हुई है तो मुझे पता है इसीलिए मैंने लिखा है। ठीक है, तो आप भी अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो आप निर्णय लेने की क्षमता पर पहले बता सकते हैं कि मेरी ये खूबी रही है कि सर डिसीजन मेकिंग में मैं क्विक भी रहता हूं और क्विक होने के साथ साथ सही भी साबित हो जाता हूं। आप इसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, आपके जो जीवन में घटित विभिन्न घटनाएं हैं उनके माध्यम से इस चीज को आप प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले आपको भी बता सकते हैं डिसीजन मेकिंग की। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन में अलग अलग घटनाएं घटित होती है, तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। सेकेंड होती है कि प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन, कि आप कोई भी प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद उसमें एग्जीक्यूशन करते हैं। सबसे बढ़िया प्लान तो सभी बना लेते हैं, आप कहेंगे सर प्लान बनाने के साथ साथ मैं एग्जीक्यूशन भी अच्छे से कर पाता हूं, ये मेरी एक खूबी है। ठीक है, आप लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए आप एग्जाम्पल इसमें भी बता सकते हैं, क्योंकि अब प्लान बनाना तो ये एनालिटिकल पार्ट है, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्यपूर्ण पार्ट है। ये आपके उद्देश्य पे डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य क्या है, और आपके उद्देश्य के हिसाब से आप क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, और उस प्लान को आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट का मतलब क्या करेंगे, लागू करेंगे। और लागू करने में 2 चीज आप ध्यान में देंगे कि सर लागू करने के साथ मैं धैर्य बनाए रखता हूं, पेशेंस बनाए रखता हूं, परसेवरेंस भी कह सकते हैं, टॉलरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो धैर्य, लगन और सहिष्णु बना रहता हूं, और प्लस मैं हार्ड वर्किंग भी रहता हूं, क्योंकि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आप सभी जानते हैं हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, तो हार्ड वर्क तो जरूरी है ही है। और हार्ड वर्क के साथ आप यूं, ये स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क का ही पार्ट है ना, तो आप स्मार्ट वर्किंग भी इसमें आप जोड़ सकते हैं कि सर स्मार्ट वर्किंग भी किया जा सकता है। तो प्लान बनाना ये एनालिटिकल पार्ट है, आपके उद्देश्य पर पार्ट डिपेंड करता है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो आपके लगन, धैर्य प्लस हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है। तो आप कहेंगे कि सर मैं प्लान भी बनाता हूं और उसको एग्जीक्यूट भी करता हूं। तो 2 अभी मैंने कौन सी बताई, एक तो डिसीजन मेकिंग और दूसरी प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब तीसरी पे चलते हैं। तो तीसरी में आप कह सकते हैं सर हेल्पिंग नेचर। हेल्पिंग नेचर देखो, ये सामान्यतः सभी की खूबी रहती है,
ठीक है। आपने अब आपके जीवन में विभिन्न घटनाएं घटित हुई होगी जिसमें आपने विभिन्न लोगों की क्या की है, सहायता की है। आपको खुद को जरूरत होते हुए भी आपने लोगों की सहायता की है। आप इसमें विभिन्न अपने लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो तीसरा आप खूबी बता सकते हैं हेल्पिंग नेचर, जो मेरे हिसाब से सभी को बतानी चाहिए, बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि प्रशासन में भी आपका यदि हेल्पिंग नेचर रहेगा तो लोगों के प्रति आपकी सिंपैथी रहेगी, एम्पैथी रहेगी, ठीक है। फिर चौथी चीज क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि सर मेरा जो लाइफ बैलेंस है वो अभी तक अच्छा चल रहा है। कि जैसे मैंने आप में से ज्यादातर जॉब में भी होंगे तो आप कहेंगे जॉब के साथ साथ पढ़ाई की तो भी ऑब्वियसली आपका एसएफ में सिलेक्शन हुआ है या जिस भी भर्ती में सिलेक्शन हुआ है स्टडी के बदौलत हुआ है। आपके फ्रेंड्स भी होंगे, फैमिली भी होगी, तो जॉब, स्टडी, फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब में कॉम्बिनेशन रखा है सर मैंने। मतलब किसी भी एक चीज को पीछे नहीं छोड़ा है, सबको साथ लेकर चला हूं और अभी तक जो मेरा लाइफ स्टाइल है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो आप बैलेंस से रिलेटेड ले सकते हैं क्योंकि सभी ज्यादातर जॉब के साथ पढ़ाई करना ये भी अपने आप में बैलेंस को शो करता है, ठीक है। बाकी चीजें तो शो करता ही है, आपकी लगन, हार्ड वर्किंग, लेकिन उसके साथ साथ ये किस चीज को शो करता है, बैलेंस शो करता है। तो आप बता सकते हैं कि मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, मैं इस तरह की पढ़ाई करता हूँ, इस तरह की जॉब करता हूँ और परिवार को भी साथ लेके चलता हूँ, इसलिए बैलेंस पूर्ण लाइफ जी रहा हूँ, ये मेरी एक बहुत बड़ी खूबी है, ठीक है। फिर पांचों आप क्या कहोगे कि क्विक लर्नर, ये तो आप सभी बता सकते हैं कि मैं थोड़ा सा जल्दी सीखता हूँ, है ना। मैं सीखने में कंजूसाई नहीं करता हूँ, जल्दी सीख जाता हूँ। तो आप बता सकते हैं बाकी अन्य विद्यार्थियों से तुलना करके कि मैं इस पॉइंट पे मैं उनसे जल्दी सीखा हूँ। तो क्विक लर्नर, और आपको पता है क्विक स्पीकर होने के लिए आपको क्विक लर्नर होना बहुत जरूरी है, लिसनर होना बहुत जरूरी है। तो आप क्विक लर्नर, आप यहाँ फैक्ट और कॉन्सेप्ट को लेकर भी बता सकते हैं, फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि मैं कॉन्सेप्ट लर्नर अच्छा हूं, ये भी आप कह सकते हैं। कोई फैक्ट लर्नर अच्छा रहता है तो फैक्ट लर्नर भी बता सकता है, क्विक लर्नर भी बता सकते हैं। ये आपकी पांचवी खूबी हो जाएगी। 6 नंबर खूबी हो जाएगी फोकस्ड। इसका मतलब आपने जो भी टारगेट बनाया है आप उस टारगेट के प्रति फोकस्ड रहते हैं, आप अपना ध्यान नहीं भटकाते हैं। ये उस तरीका एजुकेशन लाइक का है, तो आप इसमें फोकस्ड भी बता सकते हैं। दूसरा आप बता सकते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस, मतलब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है कॉन्शियस हैं, सचेत हैं। इसमें आप डाइट रिलेटेड भी कह सकते हैं। कोई व्यक्ति जिम जाता है तो वो भी बता सकता है कि मैं हेल्थ के लिए जिम जाता हूं। तो आप विभिन्न एस्पेक्ट इसमें कवर कर सकते हैं हेल्थ कॉन्शियस को लेकर कि मैं अपने हेल्थ के प्रति सचेत हूं, ठीक है। इसमें योग करना भी आ सकता है कि मैं योगा करता हूं, ठीक है। खेलना, प्लेइंग, कुछ खेल आप खेलते हो तो उसमें रिलेटेड भी आ जाएगा। तो ये जो 7 पॉइंट है मैंने आपको बताए हैं, वापस बता रहा हूं एक बार कौन कौन से पॉइंट बताते हैं। एक तो डिसीजन मेकिंग, कि आपका जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है आप क्विक, मतलब बहुत जल्दी लेते हैं और आप सही भी साबित होते हैं, ये आप बता सकते हैं। फिर ठीक है, फिर आप जो भी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन आपका अच्छा रहता है, प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन अच्छा रहता है। फिर आप ये कह सकते हैं कि आप बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं, बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। चौथा आप बता सकते हैं हेल्पिंग नेचर, आपके नेचर जो है वो हेल्पिंग है। और पांचवा आप बता सकते हैं क्विक लर्नर है। और छठवां आप बता सकते हैं फोकस्ड है। और सातवां हेल्थ क्वेश्चंस। इनमें से आप कोई भी 5 बता सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रट लिए 5 और आप 5 के अलावा कुछ नहीं बता पा रहे हैं। वो ये भी करते हैं कि और बताओ और बताओ, तो आपको रुकना नहीं है। रुकोगे तो वो समझेंगे कि ये मतलब रट के आया है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप साथ क्यों, आपसे 10 पूछे तो अभी आप इन पॉइंटों में और ढूंढ सकते हो कि सर और ये मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये आप है। और आप 8वां पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि जो मेरी हॉबीज है मैं उनको रेगुलर फॉलो करता हूँ। कुछ भी मतलब आप कहने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं है कि 7 याद करें 5 याद करें, ये होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपके लिए वापस बता रहा हूँ कि खूबियों से रिलेटेड, हाँ, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो पीडीएफ के लिए चिंता ना करें, ठीक है। तो वापस बता रहा हूँ कि यही है डिसीजन मेकिंग, फिर प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन, हेल्पिंग नेचर, बैलेंस, क्विक लर्नर, फोकस्ड एंड हेल्थ कॉन्शियस। ये 7 मैंने बताए। आप अपने हिसाब से इनको आगे पीछे प्रायोरिटी में रखें और इसमें तोड़ मरोड़ करके आप कुछ भी याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं कमियों पे, वीकनेस पे। अब वीकनेस, कमियां, अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। खूबियां तो आप कुछ भी बताओ चल जाएगा, लेकिन कमियां ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके सिलेक्शन में क्या बने, बाधा बने। मतलब आप कभी भी अपनी ऐसी कोई कमी मत बता देना कि जो बोर्ड मेंबर है वो ये सोचने को मजबूर हो जाए कि अगर इस कमी के साथ हमने इसको ले लिया तो ये प्रशासक में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। कमी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप सुधार भी सकते हैं, आप सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं और वो प्रयास दिख भी रहा है, ऐसी कमी होनी चाहिए, ठीक है। तो कमी को लेकर आप वो थोड़ा सा सचेत रहें कि अगर बोर्ड मेंबर कमियां पूछ रहा है, कभी कभी देखो ऐसा भी पूछा जाता है कि 1-2 कमी बताओ जिसकी वजह से हम आपका सिलेक्शन नहीं करें। वो ऐसा पूछते हैं कि आप 1-2 कमियां बताओ अपनी कि जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं किया जाए। तो आप वो कमी बताएं
जो बोर्ड मेंबर यहाँ आपका माइंड चेक करना चाहता है, आपकी कमी चेक नहीं करना चाहता। वो चाह रहा है कि आप इस क्वेश्चन का रेस्पॉन्स कैसे देते हैं, आप रियल में कोई बड़ी कमी बताते हैं अपनी, या आप इसका डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। तो हमेशा इसका डिप्लोमेटिक आंसर देना है। कैसे आंसर दे सकते हो? जैसे मैं अगर 2 कमियां पूछे तो आप एक कमी ये बता सकते हैं कि सर यदि जॉब में लगे हुए अभ्यर्थियों को इस भर्ती में नहीं लिया जाए तो मेरा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आपने, क्योंकि आपकी जॉब तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, फिर भी आपने बताया कि अगर जॉब वाले अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाए तो मेरा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो वो सोचेंगे अच्छा डिप्लोमेटिक आंसर दिया। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि मान लो आपके बहुत अच्छे परसेंटेज हैं, तो आप कहेंगे कि भाई 90% से ऊपर विद्यार्थियों को नहीं लिया जाए तो मेरा भी नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक आंसर देना है, ठीक है। और कमियां ऐसी होनी चाहिए जो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न करे। ऐसा होना चाहिए कि हाँ आप इन पर काम कर रहे हैं, ये सुधर जाएगी और इतनी बड़ी कमी नहीं है, हर मनुष्य में ये पाई जाती है, ऐसी वीकनेस बतानी है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो वही है कि सुधारना संभव हो और प्रयास आपका क्या है, जारी है। तो ऐसी कमी आपको बतानी है कि आप सुधार भी रहे हैं, आपका प्रयास भी जारी है और वो दिख भी रहा है कि हाँ आप इस पर काम कर रहे हैं। ये जैसे क्या कह सकते हैं, देखो मैंने 5-7 पॉइंट लिखेंगे, आप इन बिंदुओं को सोच सकते हैं कमी को लेके। कि जैसे नींद को लेके, कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को नींद ज्यादा आती है तो वो कह सकता है कि सर मैं थोड़ी सी नींद ज़्यादा लेता हूँ, हालांकि 6 घंटे की लेनी चाहिए, 8 घंटे की लेता हूँ, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूँ, जल्दी सर मैं इसको ओवरवेल्म कर लूँगा, विजय पा लूँगा। ठीक है, दूसरी आप ये लिख सकते हैं कि सर मैं किसी को ना नहीं कह पाता हूँ, कि अगर मेरे लिए कोई मदद के लिए आता है, हालांकि मुझे उस समय पॉसिबल लगता है कि मैं इसकी मदद नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं उसको ना नहीं कह पाता हूँ। हालांकि ये भी हालांकि कहते हैं ना साफ साफ मना कर देना चाहिए, फिर भी होता है किसी का नेचर, जैसे मेरा नेचर है मैं ना नहीं कह पाता हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसमें जोड़ सकते हैं। दूसरी आप अपनी कलात्मक कमी बताओगे, क्योंकि कलात्मक कमी आपकी कमी नहीं है, फिर भी आपने कमी बता दी कि जैसे आप पेंटिंग में अच्छे नहीं हो है, और मान लो कोई पोइम में अच्छा नहीं है, लेकिन साथ में आप एक अच्छी बात बता देना कि जैसे मैं मान लो मैं मेरा बताता तो मैं बताता कि सर मैं पेंटिंग में अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं पोइम अच्छा गाता हूँ। तो ये मैंने कमी भी बता दी पेंटिंग वाली, और पोइम वाली एक पॉजिटिव बात भी बता दी। फिर आप इमोशनल भी बता सकते हैं कि सर मैं इन मौकों पे इमोशनल हो गया था, जो मुझे नहीं होना चाहिए, और मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मुझे आशा ही नहीं वरन विश्वास है कि मैं इस पे काबू पा लूंगा। तो यहाँ पर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को आप शो करोगे। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको शो करनी है कि सर बिल्कुल मैं भावों को समझता हूँ, कभी कभी हो जाता है लेकिन मैं इस पर सर काम कर रहा हूँ। फैक्ट्स को लेके कह सकते हैं कि सर मुझे फैक्ट्स याद रखने में प्रॉब्लम होती है लेकिन कॉन्सेप्ट इजी समझ पाता हूँ। या कोई उल्टा कह सकता है कि मैं फैक्ट्स अजी याद कर सकता हूँ, कॉन्सेप्ट में अजी याद नहीं कर पाता हूँ। ये आप अपनी कमी बता सकते हैं। वर्क एल्कोहलिक का मतलब होता है कि आप काम में खो जाना, कि सर कभी कभी मैं काम में खो जाता हूँ, कि मुझे किसी ने कोई काम दिया हो वो भी भूल जाता हूँ। तो वर्क एल्कोहलिक होना अच्छा है एक सीमा तक, लेकिन आप ये कहेंगे सर मैं इस पे काम कर रहा हूँ ताकि मैं वर्क एल्कोहलिक होने के साथ साथ बाकी काम भी पूरा कर पाऊँ। तो कुछ इस प्रकार की आपको कमियां बतानी है, और भी ढेरों सारी कमियां लिख सकते हैं, लेकिन बात वही है कि कमियां वही लिखनी है जिनको आप सुधार सकते हैं। ऐसे आप अपनी कोई कमी मत दे देना जिससे इंटरव्यूअर को लगे कि ये सबसे अलग कमी है इसकी, और ये एक एज ए अच्छे प्रशासक के तौर पर इस कमी के साथ काम नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार ये मैंने कमी और खूबी वाले पार्ट बताए हैं, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घंटे भर का वीडियो रहेगा, इसमें सारे एस्पेक्ट मैं क्लियर करूंगा और ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। अब देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। अब देखो क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हो गई है तो निश्चित ही यहाँ से बोर्ड मेंबर क्वेश्चन पूछने की संभावना रखते हैं कि इसकी आलोचना भी कीजिए। आलोचनात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं कि आलोचना आप किन किन बिंदुओं पर कर सकते हैं। इसकी खूबियां पूछे तो आप खूबियां बता सकते हैं, और कितनी ये एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, किन्होंने ये बनाया है, इसके लागू होने के बाद हम क्या स्टैंड कर पाएंगे, क्या इसके टारगेट लिए गए हैं, विभिन्न हम इन बिंदुओं को छुएंगे। ठीक है, तो ये एजुकेशन पॉलिसी आपको किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जानी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, सेकंड आई थी 1986 में, और 1986 के बाद में अब आ रही है 2020 की नीति, जो के कस्तूरी रंगन द्वारा बनाई गई है, प्रस्तावित की गई है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, तो स्कूल जो सिस्टम था वो पहले 10+2 था, सभी को पता है 10 तक एक अलग क्लास चलती थी, 10th बोर्ड फिर 12th बोर्ड, तो ये 10+2 सिस्टम था। अब इसको 5+3+3+4 कर दिया गया है, और 5 में भी आपको ध्यान रखना है कि जो 3 क्लास हैं वो उसको बोलते हैं प्री स्कूलिंग। ठीक है, तो ये 3 साल जो है वो प्री स्कूलिंग के हैं, ये आगे मैंने लिखाया हुआ है, तो ये आपको बता रहना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मेट अब अपनाया गया है।
पहले क्या था, 6 से 14 साल तक मैंडेटरी स्कूलिंग ईयर था, अब उसको बढ़ा के 3 से क्या कर दिया, 18 साल कर दिया गया है। ये मोटे मोटे तौर पर आप बता सकते हैं कि सर ये इसमें एक तो स्कूल सिस्टम में चेंजेस आया है और मैंडेटरी जो स्कूलिंग ईयर्स हैं उसमें भी चेंजेस आए हैं। ठीक है, और 3 साल मैंने जैसे बता दिया प्री स्कूलिंग होगी, कहाँ होगी, ये आंगनवाड़ी में होगी। और बस आंगनवाड़ी में होते हैं आपको आलोचना का पॉइंट मिल गया। समझ पा रहे हैं, अगर आपको खूबी बताए तो आप कह सकते हैं बिल्कुल आंगनवाड़ी में बच्चों को प्री स्कूलिंग दी जाएगी, ये खूबी भी है। और कमी देखो, कमी आप खूबियों में से निकालोगे, कमी हमेशा आप ध्यान रखना, कमी एक तो सिस्टम में से निकालोगे, दूसरा प्रोसेस में से निकालोगे। कमी दो ही चीजों से निकलेगी, एक तो सिस्टम प्लस प्रोसेस। अब देखो इसमें आंगनबाड़ी सिस्टम का पार्ट है, तो आप इस सिस्टम की कमी बताओगे कि आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता कार्यरत हैं वो इतने ट्रेंड नहीं है। क्या नहीं है, ट्रेंड नहीं है। और जब इतने ट्रेंड नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, तो जो स्कूलिंग सिस्टम में जो बच्चे पढ़ने जाएंगे वो कैसे सीखेंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क लगाता है सर। ठीक है ना, क्योंकि आंगनबाड़ी में 8वीं पास महिला लगाते हैं, या कई जगह तो ढील भी दी जाती है इस नियमों में, तो वो ट्रेंड नहीं है, तो उसको लेकर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो आप यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ये एक आलोचना का पार्ट बन जाएगा। तो एक आलोचना तो देखो मैंने आपको यहाँ बता दी, और ये खूबी भी है और आलोचना भी आपने बढ़ा दी। क्या टारगेट्स लिए गए, आपको टारगेट्स पूछ सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के टारगेट्स बताइए, तो डायरेक्ट आपको 2-3 पॉइंट लिखने की, ये टारगेट इसमें लिए गए हैं। 2025 तक प्राइमरी स्कूल में क्या चाहिए आपको, 100% लिटरेसी चाहिए। ठीक है, प्राइमरी स्कूल में 100% लिटरेसी होनी चाहिए। फिर 2035 के टारगेट है 2, एक तो 100% नामांकन है सेकेंडरी स्कूल तक, मतलब 12th तक आपको क्या करना है, 100% बच्चे 12th तक पढ़ने चाहिए। यह हमने 2035 तक का टारगेट ले रखा है। ठीक है, वर्तमान में कितना है, तो 56.5% बच्चे 12th पास कर रहे हैं, 12th तक पढ़ रहे हैं, जबकि हमें इसको कितना करना है, 100% करना है। 2035 तक 50% नामांकन करना है हायर एजुकेशन कॉलेज में, मतलब हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज में अभी ये 26.3%, मतलब 26.3% बच्चे ही कहाँ तक पहुंच रहे हैं, कॉलेज तक पहुंच रहे हैं। अब इसको कितना पहुंचाना है, 50% तक पहुंचाना है। ये टारगेट्स हैं, ये आप बता सकते हैं। सेकेंडरी स्कूल तक के टारगेट्स 100% नामांकन, और कॉलेज लेवल का टारगेट 50% नामांकन। इसको बोलते हैं सकल नामांकन अनुपात या रेशो कह सकते हैं। फिर आप कुछ बोर्ड्स की भी खूबियां बता सकते हैं कि जो 10th बोर्ड है उसको खत्म कर दिया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में, और 12th में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको सेकंड चांस भी मिलेगा, मतलब 2 बार बोर्ड का आयोजन होगा। ठीक है, और आप फर्स्ट में यदि अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है तो आप सेकंड एग्जाम में भी शामिल हो सकते हैं, जो एक अच्छी बात लग रही है। ठीक है, दूसरा ये कि सब्जेक्ट लेवल भी अब चूज कर सकेगा विद्यार्थी, पर जिस विद्यार्थी को लगेगा कि अपना माइंड उतना नहीं है ना, जो कुछ जेनेटिकल भी डिपेंड करता है, तो वो एडवांस मैथ की जगह सिंपल मैथ ले लेगा। तो ये भी सिस्टम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है, जो बहुत ही बेहतरीन है, वेरी वेरी अच्छा। मतलब जो मैथ से डरते हैं उनके लिए सिंपल मैथ दे दी जाए। ठीक है, और नो हार्ड सेपरेशन। हार्ड सेपरेशन का मतलब होता है कि जैसे साइंस, कॉमर्स, ये जो इस प्रकार के सेपरेशन हैं, इस प्रकार के सेपरेशन इसमें नहीं है, तो हार्ड सेपरेशन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। आप जैसे साइंस के सब्जेक्ट के साथ आर्ट का सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपको कॉम्बिनेशन चूज करने की बहुत स्वायत्तता मिलेगी, ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। ठीक है, फिर आलोचना में क्या कहोगे आप, आलोचना में कहोगे 10th बोर्ड को लेके कह सकते हैं कि 10th बोर्ड खत्म कर दिया तो बच्चे क्या आ जाएंगे कि सीधा आके 12th में एग्जाम देंगे, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बच्चों के लिए, ये भी कह सकते हैं। और जो टारगेट्स अभी हमने पीछे देखे थे, ये जो टारगेट्स हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो टारगेट्स लिए गए हैं, ये ऑलरेडी 1986 की जो सेकंड एजुकेशन आई थी पॉलिसी, उन सबके टारगेट से मिलते जुलते ही हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज है। फिर आप कॉलेज में क्या लेकर कहेंगे कि भाई कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर अगर जो पास कर लेगा उसको सर्टिफिकेट देंगे, सेकेंड ईयर जो पास करेगा उसको डिप्लोमा देंगे, और थर्ड ईयर को डिग्री, और फोर्थ ईयर को डिग्री विथ रिसर्च दिया जाएगा। और जो फोर्थ ईयर डिग्री विथ रिसर्च करेगा उसके लिए एमए या एमएससी 1 साल की ही रहेगी। एमए या एमएससी कितने साल की रहेगी, 1 साल की रहेगी। यह पॉजिटिव बात लग रही है। और कॉलेज में क्या किया कि विदेशी यूनिवर्सिटीज भी अपना कैंपस यहाँ खोल सकेंगी। तो आप ये कहेंगे कि जो बच्चे यहाँ से विदेश पढ़ने चाहते हैं उनके लिए ये यूनिवर्सिटी भारत में ही लग जाएगी। ये एक अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आलोचनाओं को लेकर वही बात है कि जो इसकी खूबी है वही आलोचना की भाई विदेशी यूनिवर्सिटीज यदि भारत में कैंपस खोलेगी तो जो भारतीय यूनिवर्सिटीज हैं वो पिछड़ जाएंगी, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। दूसरा इसमें एबीसी, जैसे मैंने लिख रखा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, कि इसमें ये सुविधा दी गई है कि आप कुछ नंबर्स जो हैं वो बैंक से उधार भी ले सकते हैं, समय आने पे आप उनको चुकता भी कर सकते हैं। दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, फिर लैंग्वेज को लेके भी कह सकते हैं कि आपको मातृभाषा में पढ़ाना पड़ेगा, मातृभाषा में। और
यहाँ लिख रखा है कि 5वीं तक तो पढ़ाना ही है, ठीक है, और संभव हो सके तो आप 8वीं तक भी पढ़ा दीजिए, ठीक है, 8वीं तक भी पढ़ा सकते हैं संभव हो तो, बाकी 5वीं तक तो पढ़ाना ही है, ये संभवतः है, ठीक है ना, 8वीं तक, और ये कंपलसरी है, ठीक है, ये कंपलसरी। और क्या कहेंगे, 3 भाषा जिसमें 2 भाषा भारतीय होनी जरूरी है, 3 भाषाओं में पढ़ाई जाएगी, 2 भाषा क्या होनी चाहिए, भारतीय होनी चाहिए, ठीक है। आलोचना इसमें ये कर सकते हैं कि जिनकी जॉब जो है वो मान लो जो राजस्थान के गुजरात में जॉब कर रहे हैं, तो उनके बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगी कि उनको मातृभाषा में गुजराती पढ़नी पड़ेगी, और फिर मान लो उसका गुजरात से महाराष्ट्र में ट्रांसफर हो गया, तो महाराष्ट्र में ट्रांसफर होने पे उसको मराठी भाषा पढ़नी पड़ेगी, तो वो कहाँ गुजराती कहाँ मराठी, यहाँ राजस्थान का है, तो ये थोड़ी सी जो है जो ट्रांसफरेबल जॉब वाले हैं उनके लिए दिक्कत करेगी। और भी एक कमी इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें जो भाषा है उनकी प्रेफरेंस ली गई है कि आप फर्स्ट भाषा पे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रख सकते हैं, तो कोई मातृभाषा को तवज्जो देंगे और किसी ने मान लो इंग्लिश को तवज्जो दी, तो जो इंग्लिश को फर्स्ट भाषा में तवज्जो देंगे वो उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ये पिछड़ जाएंगे। तो ये भी है कि इसमें सिमिलरिटीज नहीं है, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मोस्ट हॉबी, जिनका बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है हॉबी को लेके, और मैं मानता हूं कि हॉबी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी आपके लिए, और आपकी हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो आपके जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको ऐसे भा जाए कि भाई हाँ इनकी हॉबी तो अच्छी है। अब हॉबी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि हमें कौन सी हॉबी बतानी है, कौन सी हॉबी नहीं बतानी है। तो पहली चीज़ तो है कि आपको जो डीएफ भराया जाएगा वहाँ जाके इंटरव्यू के, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ आपको एक अलग से फॉर्म भराया जाएगा, उसमें आपको हॉबी लिखनी होती है। और हॉबी आप किसी का ये सवाल रहता है कि कितनी भरें, है ना, पहले तो यही रहता है भरें नहीं भरें, लेकिन हमेशा निश्चित रखें कि हॉबी आपको भरनी है। कितनी भरें तो आप 1, 2, 3 या आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है आप हॉबी कितनी हॉबी आप रखते हैं। ज़्यादा हॉबी भी नुकसानदेह है, क्योंकि ज़्यादा हॉबी रखोगे तो फिर ये कहेंगे कि भाई काम नहीं करते हैं। 2 हॉबी आप निश्चित ही भर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आपको 2 हॉबी भरनी चाहिए, ठीक है, 2 हॉबी भरनी चाहिए। अब कौन सी हॉबी भरनी चाहिए, इस पे आपको कौन सी भरें, इस पे भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखो हॉबी ऐसी भरें, एक तो देखो हॉबी होती है जैसे मैं मान लेता हूं कि कॉमन हॉबीज होती हैं जो आपको भरनी चाहिए, और एक होती है कि जो स्पेसिफिक हॉबीज होती हैं कि जैसे मैं यूं कहूँ कि सक्रिय भी होती है, निष्क्रिय भी होती है। आपको हॉबी ऐसी भरनी है जिनसे आप बोर्ड मेंबर का ध्यान आकर्षित कर सकें। क्या कर सकें, तो ध्यान आकर्षण वाली भी भर सकते हैं, और आप इनवाइट भी कर सकते हैं कि जो ध्यान आकर्षण वाली हॉबीज होंगी वो क्वेश्चन क्या करेगी, इनवाइट करेगी। वो क्वेश्चन क्या करेगी, इनवाइट करेगी निश्चित ही। और आपका 5-7 मिनट का इंटरव्यू आप अपनी हॉबी पे ले चल सकते हैं, जो आपके लिए बहुत सेफ जोन है, क्योंकि हॉबी तो आप पहले से ही तैयार कर सकते हैं, तो आप हॉबी को लेके सेफ जोन में चले जाएंगे। ये ध्यान आकर्षण वाली हॉबीज हैं। तो ध्यान आकर्षण वाले हॉबीज में कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जैसे मान लो आप यूं कहें कि आपको मान लो जो एनिमल हैं, एनिमल उनकी साइकोलॉजी को समझना अच्छा लगता है, अगर आपने ये लिख दिया एनिमल की साइकोलॉजी को समझना अच्छा लगता है, ये आपकी हॉबी है, तो फिर आप इस पर लंबी डिबेट ले जा सकते हैं। जैसे आपने मान लियो कि स्थानीय आप नृत्य पे इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आपको स्थानीय नृत्य पूछे जाएंगे, तो हो सकता है आपको नृत्य पे ज़्यादा खींच के ले जाएं। तो कहने का मतलब आप जो भी हॉबी बताएंगे ये ध्यान आकर्षण वाली है। और आप सिंपल हॉबी बता के बचना भी चाहें क्वेश्चन से तो वो भी हो सकता है। सिंपल हॉबी में आप जैसे योग हो सकता है, क्रिकेट खेलना हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो आप ये मैंने आगे स्लाइड में बना रखी हैं, तो आप इनमें अपना ध्यान दे सकते हैं। तो स्लाइड में देखो ये दे रखी है मैंने कि बेहतरीन हॉबीज़ हैं जो ठीक से तैयारी होने पे आपको आसानी से बढ़त दिला सकती है, ये मैंने बनाया है। और कुल 18 प्रकार की आपको हॉबीज़ लिखी है कि आप इन हॉबीज़ को एक बार देखें और आपको लगता है कि हाँ आपने ये सब काम किया हुआ है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। अब ये साधारण हॉबीज़ हैं जो नुकसान नहीं करेगी, लेकिन जिज्ञासा या उत्साह भी पैदा नहीं करेगी। तो ये भी मैंने 20 प्रकार की लिखी है, जिसमें टीचिंग भी है, ये लो टीचिंग, ठीक है, फोटोग्राफी करना भी है, जिसमें देखो योग करना भी है, देखो ये रहा योग, ध्यान, प्राणायाम, ये भी है, क्रिकेट खेलना भी है, ठीक है, मित्रों से बात करना भी है। एवरी आप इसमें ये साधारण हॉबीज़ है। लेकिन ऐसी हॉबीज़ जो ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगी, ये हॉबीज़ आप अगर आप बताते हो ठीक से हैंडल नहीं हुई तो बहुत बड़ा नुकसान दे सकती। तो हॉबीज़ को लेके ये बात है, आप इनमें से देखें और इनको आराम से पढ़ें, और आपके लिए कौन सी लाइक है आप उन्हीं 2 हॉबीज़ को लिखें। तो 2 हॉबीज़ आप कन्फर्म लिखेंगे, ठीक है। आप ज़्यादातर जैसे योग के बारे में लिखते हैं, तो आप इनमें से देख लेना आप किन पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वही लिखें। दूसरा ये है कि आरक्षण को लेके आपको सवाल पूछा जा सकता है
कि जैसे बाबूलाल जी जो कटारा हैं वो एसटी के हैं, तो निश्चित ही वो आरक्षण पे ज़्यादा सवाल पूछते हैं। तो ये भी होता है कि आप इस पे पहले से प्रिपेयर्ड रहें कि आरक्षण क्या है, इसका क्या दे रहा था और वर्तमान में इसका क्या एस्पेक्ट है, आप इस पे आराम से बात कर सकते हैं। तो आरक्षण के लिए मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ कि जैसे इक्विलिटी, आरक्षण किसके लिए दिया जाता है, इक्विलिटी के लिए दिया जाता है। और आरक्षण में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। भाई आरक्षण में भेदभाव होगा, जिनको आरक्षण मिलेगा उनको लाभ मिलेगा, जिनको नहीं मिलेगा वो सोचेंगे मेरे साथ भेदभाव हुआ है। और इक्विलिटी भी है कि भाई अगर मान लो कि हम इंसान है तो हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तो उनको आरक्षण क्यों। तो बहुत सारे सवाल हैं इनको लेके। आप ये समझना है कि इक्विलिटी दो प्रकार की होती है, एक नेगेटिव इक्विलिटी होती है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एक होती है पॉजिटिव इक्विलिटी, ठीक है। तो आरक्षण जो है वो पॉजिटिव इक्विलिटी है, नेगेटिव इक्विलिटी नहीं है। नेगेटिव इक्विलिटी क्या होती है कि सभी के लिए समान नियम बना दो, सभी के लिए समान नियम बना दो, समान नियम थोप दो। पर जैसे एक एग्जाम करा रहे हैं, सभी के लिए सेम ही तो है एग्जाम, फिर आरक्षण क्यों दे रहे हो। तो ये नेगेटिव इक्विलिटी, अगर आप आरक्षण नहीं दोगे तो ये नेगेटिव इक्विलिटी शो करेगा। कि जैसे मैं आपको बताऊं कि हम आरक्षण क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो बहुत पिछड़ गए थे, हम उनको समाज की मुख्य धारा में लाना चाह रहे हैं। जिनका सामाजिक आर्थिक शोषण हुआ है उनको हम आरक्षण देना चाह रहे हैं, यही इसका दे रहा था, ठीक है। तो ये एक प्रकार की पॉजिटिव इक्विलिटी है। डिस्क्रिमिनेशन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सप्लॉइटिव, एक्सप्लॉइटेटिव का मतलब होता है शोषण करने के लिए आप भेदभाव करते हैं, एक होता है आप संरक्षण करने के लिए भेदभाव करते हैं, प्रोटेक्शन देने के लिए भेदभाव करते हैं। तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। आरक्षण एक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, संरक्षण के लिए दिया जाता है, न कि शोषण करने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि आरक्षण एक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है और पॉजिटिव इक्विलिटी है। फिर वो अगले वाला समझ जाएगा क्या बात है। और आप ये बता सकते हैं जो आप अमेरिका में अगर आरक्षण यूज करते हैं तो वहाँ अफर्मेटिव वर्ड यूज करते हैं, अफर्मेटिव एक्शन। अमेरिका में भी है, तो हम अपने यहाँ रिजर्वेशन कह दिया और वहाँ अफर्मेटिव एक्शन, जो मैंने देखो यहाँ लिख रखा है कि आरक्षण एक अफर्मेटिव एक्शन है जो निश्चित ही जो पिछड़े हुए हैं उनको दिया जाना चाहिए, ठीक है। आरक्षण के खिलाफ आपको कुछ भी नहीं बोलना है। हाँ, इसमें कुछ एग्जीक्यूशंस में कुछ दिक्कतें हैं, आप उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो देखो आरक्षण की कुछ 4 स्टेप हो गए कि आप सर्वप्रथम शोषण खत्म करना चाह रहे हैं, तो 1 नंबर स्टेप ये है कि आप शोषण के लिए डिस्क्रिमिनेशन उसको खत्म करना चाह रहे हैं। दूसरा, आप नेगेटिव इक्विलिटी को खत्म करना चाह रहे हैं। तीसरा, आप क्या हो रहा है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन देना चाह रहे हैं। और 4 नंबर पॉजिटिव इक्विलिटी आप देना चाह रहे हैं। तो सबसे लास्ट में इसका ध्येय यही रहेगा कि आप पॉजिटिव इक्विलिटी चाहते हैं, ये आरक्षण को लेकर हो जाए। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्योंकि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो 5 राज्यों के चुनाव से रिलेटेड आपको बातें पूछ सकते हैं। बीजेपी की जो जीत मिली है 4 राज्यों में, उस पर रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। कांग्रेस की जो हार हुई है उसके कारण भी पूछ सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए ये भी पूछ सकते हैं। और 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे ये डिबेट रहती है, इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो आप बस वो कहना मिडिल पाथ अपनाना है आपको। कौन सा पाथ अपनाना है, मिडिल पाथ अपनाना है, मध्यम मार्ग अपनाना है, जो अरस्तु कहता था, अरस्तु की तरह मध्यम मार्ग अपनाना है, ठीक है। गोल्डन मीन अपनाना है आपको। तर्क पक्ष में भी दे दें, विपक्ष में दे दें, और अपना लास्ट में निष्कर्ष जरूर दे दें कि सर ये चाह रहे हैं। तो पक्ष में तर्क देने के लिए आप ये कहेंगे कि भाई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए अच्छा है कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन हो, ताकि सरकार का बार बार इलेक्शन पर ध्यान ना जाए, ठीक है, और सरकार अपनी कार्यशैली में निरंतर अच्छा परिणाम देती रहे। तो गुड गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक चुनाव हो। दूसरा, वित्तीय, बिल्कुल वित्त के साधन भी, क्योंकि बार बार चुनाव कराने से वित्त के साधनों में ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। भ्रष्टाचार भी ज़्यादा होगा बार बार इलेक्शन कराने से, क्योंकि बार बार पार्टियों को चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। और सोशल फैब्रिक, बार बार चुनाव होने से जैसे सांप्रदायिकता जैसे विभिन्न मुद्दे आते हैं, ठीक है, और विभिन्न जातिवाद आती है, तो ये भी एक बार इलेक्शन हुआ 5 साल तक कम से कम इन मुद्दों से तो हमें नहीं उलझना पड़ेगा। ये एक साथ चुनाव के पक्ष में तर्क है। जो चिंताएं क्या है इससे जुड़ी हुई कि जो फेडरलिज्म है, इसका मतलब क्या होगा, जब एक साथ चुनाव होंगे राज्यों के और स्टेट के, राज्यों और सेंटर के, तो राज्यों के जो मुद्दे हैं वो एकदम से गौण हो जाएंगे, तो इससे फेडरलिज्म खतरे में आ जाएगा, ये भी आप कह सकते हैं। जवाबदेहिता में कमी आएगी, क्योंकि एक बार चुनाव होने के बाद 5 साल तक नेता जनता के बीच नहीं जाएंगे, तो जवाबदेहिता में भी कमी आएगी। स्टाफ का मतलब है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए इतना स्टाफ, इतने संसाधन कहाँ से लाएंगे ना, तो स्टाफ और संसाधन को लेकर भी संशय है। फिर आपको एक साथ चुनाव कराना है तो कुछ संशोधन भी करने पड़ेंगे कि विधानसभाओं का विघटन करना पड़ेगा, और विधानसभाओं का समय से पहले विघटन करने के लिए अनुच्छेद आप कह सकते हैं 85
लोकसभा का विघटन है और 174 जो है वो राज्यसभा के विघटन से जीवित है। तो इसका मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति अनुशंसा करेंगे और समय से पहले लोकसभा और विधानसभा का क्या करना पड़ेगा, विघटन करना पड़ेगा, तभी तो चुनाव एक साथ होंगे। दूसरा टर्म, इसका मतलब क्या होगा कि अभी क्या हो रहा है कि जब भी चुनाव हो 5 साल के लिए चुनाव होता है, लेकिन एक साथ चुनाव के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी चुनाव हो वो रिमेनिंग टर्म के लिए हो। जैसा कि अभी इनमें होता है ना, जो स्थानीय जो चुनाव होते हैं, जैसे सरपंच का चुनाव होता है, तो सरपंच का चुनाव आपने देखा होगा कि अगर सरपंच मान लो हटा भी दिया जाता है ना, तो जो रिमेनिंग टाइम रहता है उतने के लिए ही रहता है। तो इसको भी हमें चेंजेस करना पड़ेगा। और टर्म से रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं वो 83 तो है लोकसभा का और 172 है विधानसभा का। ठीक है, इस प्रकार आप नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन में और स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और जो दल बदल कानून है उसमें भी हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। दल बदल कानून 52वां संशोधन 1985 और 91वां संशोधन 2003, जिसमें 2/3 मर्ज को सही माना है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं एक बार के लिए। और चर्चा का सार यही है कि बिल्कुल ये एक बेटर ऑप्शंस हैं चुनाव के लिए, ये आप कह सकते हैं बिल्कुल सर अच्छा है। और बिल्कुल जो फेडरलिज्म को लेकर, जो संघवाद को लेकर जो भी आपकी चिंताएं हैं उनको दूर किया जाना चाहिए और इस पे कर्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। 3 पॉइंट ये जो नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं इनके देख सकते हैं आप। 403 विधानसभा सीटें थी और बीजेपी को 273 सीट मिली है। बीजेपी प्लस का मतलब जो इनका गठबंधन है। 22वें मुख्यमंत्री बने हैं। पंजाब में आप कह सकते हैं 117 सीटें थी। आप पार्टी 92 सीटें हैं। 17वें मुख्यमंत्री ने भगवंत मान। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें, पुष्कर सिंह धामी बने हैं। और मणिपुर में वीरेंद्र सिंह बने हैं और गोवा में प्रमोद सावंत बने हैं। ये आप आराम से देखें, इनके आप देख लेना। फिर जो भारतीय बजट शामिल हुआ है उसमें रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप भारतीय बजट को कैसे देखते हैं। तो भारतीय बजट के कुछ गोल्स भी थे। ठीक है, और अमृतकाल के कुछ लक्ष्य भी थे और ये 3 लक्ष्य आपको हूबहू याद रखने चाहिए। और 4 प्राथमिकताएं थी, ये 4 प्राथमिकताएं आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी याद हो ना हो ये होना चाहिए। और गति शक्ति जो है उसके जो 7 एस्पेक्ट्स हैं पीएम गति शक्ति के, ये 7 इंजन जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट्स, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये अब इसमें से क्या काम कर रहे हैं ये सभी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके लिए। विभिन्न योजनाओं का इसमें विस्तार हुआ है, तो एक बार आप इसको जरूर पढ़ें। और कुछ मैं इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ कि जैसे कृषि बजट इस बार अलग से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कृषि बजट अलग से लाने के क्या कारण है। ठीक है, और क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं। और कृषि कल्याण कोष भी 2000 करोड़ रुपए का है, जिसमें मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, अब उसको 5000 करोड़ रुपए का क्या कर दिया गया है। और ये 11 मिशन आपको पता होना चाहिए कृषि के लिए। ये 11 मिशन है और प्रत्येक मिशन के अंदर क्या क्या किया जाएगा ये आपको पता रहना चाहिए। बिल्कुल रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यूएनओ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पता रहना चाहिए कि यूएनओ की क्या स्ट्रक्चर है, उसमें महासभा और जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या है, भारत का इसमें जो स्टैंड है वो क्या है। ठीक है, और जो त्रिमूर्ति हैं वो उन पे क्या स्टैंड लेते हैं। ठीक है, अभी भारत जो है सिक्योरिटी काउंसिल का 8वां अस्थायी मेंबर भी है, तो आप भारत का स्टैंड भी लेकर कह सकते हैं कि भारत का स्टैंड जो है इसमें बता सकते हैं। फिर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है राजस्थान और भारत के संदर्भ में है, और मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो पे ये रिपोर्ट अच्छे से बता रखी है। आप उसको देखोगे तो उसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। उसमें मैंने इंटू के रिगार्डिंग भी विभिन्न पहलुओं को कवर किया है। फिर आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपको पढ़ के जाना है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और वर्तमान पृष्ठभूमि क्या है, वो आपको पॉइंट पता रहने चाहिए। ठीक है, और ऐतिहासिक परिदृश्य आप कवर कर सकते हैं। जैसे मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैं नागौर के कंप्लीट कवर करूंगा, आप प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के हो तो कवर कर सकते हैं। और जिसको नागौर से रिलेटेड चाहिए कोई हो तो डिस्क्रिप्शन में जरूर बताएं, नागौर की मैं PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा। विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक स्थल की और पर्यटन स्थल भी पता होना चाहिए। लोग, देवी देवते हैं, जनसंख्या के विभाजन पे आपको पता रहना चाहिए। फिर आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और जॉब रिलेटेड भी आप तैयार कर लें। अगर आप जॉब में हैं तो आप बिल्कुल तैयार करें, आपकी जॉब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वालिफिकेशंस हैं, आप क्वालिफिकेशंस आपके एजुकेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। आपने कहा ग्रेजुएशन की, आप मान लो कोई IIT में पढ़े हुए हैं तो वहाँ का कल्चर जो भी है कहने वाले जॉब से रिलेटेड पूछ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के जो फॉरेस्ट एक्ट है 1953 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इनकी जो विभिन्न धाराएं हैं
और इनके अंदर जो मैटर एक बार सरसरी नज़र से देख लेंगे कि क्या क्या है प्रावधान किए हुए, वो आप देख सकते हैं। तो जैसे राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट में 13 अध्याय हैं और 89 धाराएं हैं, ऐसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में 7 अध्याय हैं, 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आप इनको एक बार देख लें। और इनकी PDF चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में बता दें, मैं आपकी PDF भी अवेलेबल करा दूँगा। फिर राजस्थान की विभिन्न समस्याएं और समाधान, और राजस्थान के फ्लैगशिप कार्यक्रम भी पूछ सकते हैं विभिन्न विभागों से जुड़े हुए। तो मैंने कुछ फ्लैगशिप कार्यक्रम लिखे हैं, आप देख लेना। कि देखो, 1 नंबर देखो, राजस्थान जन आधार योजना, ये आयोजना विभाग की है, फ्लैगशिप कार्यक्रम है। ऐसे ही ऊर्जा विभाग का राजस्थान किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये 2 नंबर होगी। ठीक है, ऐसे उच्च शिक्षा विभाग की कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, ऐसे ही देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना 4। फिर ऐसे स्वायत्त शासन विभाग की इंदिरा रसोई योजना 5। और अभी आपको पता है 358 की जगह कितना कर दिया है, 1000 कर दी गई है। और अब आपको पता है 12 रुपये थाली अनुदान है, देखे 17 रुपये थाली अनुदान दिया जा रहा है। ये लेटेस्ट आप देख लेना एक बार। ठीक है, 213 नगर निकायों में है। ठीक है, फिर इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये 50,000 का इसमें लोन दिया जा रहा है। ऋण मुक्त लोन है ये, मतलब ब्याज मुक्त ऋण है एक तरीके से, और 5 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। फिर 7 नंबर 1 रुपये किलो गेहूँ दिया जा रहा है, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का है। फिर कौशल एवं रोजगार उद्यमिता विभाग का मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, तो ये 8 हो गई। ठीक है, और ऐसे स्कूल शिक्षा विभाग की महात्मा गांधी, ये भी फ्लैगशिप कार्यक्रम है, ये 9 हो गई। ऐसे ही ये वन विभाग की घर घर औषधि योजना 10, ये तो इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि वन विभाग का इंटू है। और फिर 11 ये हो गई। फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 12, और अभी इसमें 10 लाख कवर कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और ये 13, ठीक है, इस प्रकार ये 14, ये 15, 16, ठीक है, इस प्रकार ये 17, ठीक है, ये 18, ये 19, ये 20, 21, ये 22, 23, 24, 25 और 26। तो कुल 26 फ्लैगशिप कार्यक्रम है। आप एक बार इनको स्टॉप करके देख सकते हैं। सब मैंने आपके लिए ये PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नीति आयोग योजना आयोग में, ये तो RS मेंस में भी पूछा गया था, डिफरेंस नीति आयोग वर्सेस योजना आयोग, इसमें भी डिफरेंस पूछ सकते हैं। और ये विभिन्न रिपोर्ट भी जारी करते हैं, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसमें राजस्थान के 4 जिले शामिल हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें राजस्थान की रैंक पूछ सकता है। SDG इंडिया इंडेक्स, राजस्थान की अब तक 2, वैसे 3 SDI इंडिया इंडेक्स आ चुकी है, और राजस्थान का आयोजना विभाग 2 SDI इंडेक्स जारी कर चुका है। अगर इनकी आपको PDF चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं इनकी PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। और हेल्थ परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी आई थी, ये दिसंबर 2021 में, जिसमें ठीक है राजस्थान को 42.33% मिले हैं। तो आप एक बार देख लेना इसको भी। ठीक है, 101 से लेकर 105 तक के संविधान संशोधन आपको याद रखने हैं। और ये कुछ पंचवटी और मरु पंचवटी संकल्पना है, ये वन विभाग से रिलेटेड है। 5 पंचवटी में वृक्ष लगाते हैं ये, और 5 लगाते हैं मरु पंचवटी में, ये इस प्रकार के वृक्ष। और ये देखो, ये मैंने कोने में लगा रखे हैं। तो पूर्व दिशा में पीपल का लगाते हैं, पश्चिम में बरगद का लगाते हैं, ये उत्तर में बेलपत्र का लगाते हैं। ये देखो इस प्रकार से है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और इधर प्रकार का ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ये बता सकते हैं। काजरी और आफरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंचकुटा भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सा पिछली बार पूछा था RS में पंचकुटा, तो ये काजरी और आफरी के लिए मैंने लिख रखा है। अब आप पढ़ लेना, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, आप पढ़ लेना। ये आफरी है और बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण के लिए आपको योजनाएं पूछ सकते हैं, कि जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल बताया, उड़ान योजना, बहुत सारी हैं। ठीक है, तो बहुत सारी आप महिला सशक्तिकरण के लिए 5 योजनाएं तो कम से कम याद करके जाएंगे। ठीक है, ये आप तय कर लेंगे। ठीक है, जनजातियों के कल्याण के लिए भी आप 5 योजनाएं तैयार करके जाएंगे। ठीक है, NPS और OPS पूछ सकते हैं, जो सरकारी जॉब में हैं उनके लिए तो निश्चित ही NPS OPS मैंने लिख रखा है। ठीक है, आप पढ़ लेना एक बार। अभी राजस्थान में एंटी चीटिंग बिल पास हुआ, उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, तो ये भी मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, और ये विभिन्न अटल भूजल योजना से पूछे तो ये है। विश्व युवा कौशल दिवस पे ये कौशल विभाग द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई हुई है उनके लिए है। ये अल्पसंख्यक विभाग द्वारा चलाई गई योजनाएं, आप पूछ ले कि अल्पसंख्यक विभाग द्वारा कितनी योजनाएं चलाई जा रही है, तो 4-5 योजनाओं के याद रखें नाम। और ये जल स्तर को लेकर भी पूछ सकते हैं, ये रिपोर्ट मैंने लिख दी है। और GI टैग, अभी वर्तमान में जो 2021 में GI टैग है वो सोजत मेहंदी को मिला है, पाली।
वाली को, ठीक है। तो ये जीआई टैग भी पूछ सकते हैं। पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है, ये मैंने बता दिया। राजस्थान की 5 शक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है, 2 को तो पद्म भूषण मिला है। देखो ये रहा पद्म भूषण, देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि को पद्म भूषण मिला है, जबकि अवनी लखेरा, चंद्रप्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा को पद्मश्री मिला है। और किन किन कामों के लिए मिला है ये मैंने आपको स्लाइड में लिख दिया है, ठीक है। और राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड अभी रामेश्वर रूडी को अध्यक्ष बनाया है, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी विवाद भी चल रहा है कि आप विधायकों को जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रहे हैं, जिससे 15% जो है वो कैबिनेट विस्तार अधिक हो रहा है, इसको लेकर चुनौती दी जा रही है। यह आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 164 को लेकर अनुच्छेद दी जा रही है, अनुच्छेद 164A1, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो कंप्लीट होता है और मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और कल से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक बार इसको जरूर देखें। और करंट से रिलेटेड हम एक लाएंगे मंथली, जो करंट जो बोर्ड मेंबर पूछ सकते हैं। ऐसे तो करंट था है, लेकिन फिर भी मंथली एक करंट का मैं वीडियो और लेकर आऊँगा। और सभी इंटरव्यू देने वाले साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो और सभी का सिलेक्शन हो। नमस्कार साथियों।